नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में, और जो हमारा नेट जेआरएफ के सिलेबस में इनका निबंध है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बाल मुकुंद गुप्त के जीवन को देख लेते हैं, इनका जन्म। बाल मुकुंद गुप्त का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? हरियाणा प्रांत के अंतर्गत किसमें हुआ था? रोहतक, जो वर्तमान रेवाड़ी है, जिले के गुड़ियानी नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 24 नवंबर 1865 ईस्वी को हुआ था। दूसरा पॉइंट है कि इनके पिताजी का नाम क्या था? लाला पूरण मल। और पितामह का नाम क्या था? लाला गोवर्धन दास था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि गुप्त जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उर्दू के माध्यम से शुरू हुई थी। किस माध्यम से? उर्दू के माध्यम से। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है कि गुप्त जी जो हैं इन्होंने अखबार और मथुरा समाचार उर्दू मासिक पत्र में पंडित दीनदयाल शर्मा के साथ सहयोगी के रूप में भी ये रहे थे। उसके बाद इन्होंने गुप्त जी ने किंडल उत्तीर्ण कर पत्रकारिता से जुड़े और 1886 ईस्वी में इन्होंने उर्दू अखबार अखबारे चुनार के संपादक रहे। किसके? अखबारे चुनार के ये जो संपादक रहे। फिर इन्होंने 1888 और 89 में लाहौर के उर्दू पत्र कोहिनूर, कौन सा? कोहिनूर का संपादन भी गुप्त जी ने किया था। उसके बाद सन 1889 में मदन मोहन मालवीय के अनुरोध पर कालांतर में हिंदी दैनिक पत्र हिंदुस्तान से जुड़े और 3 वर्षों तक इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने मुरादाबाद के भारत प्रताप उर्दू मासिक पत्र का भी इन्होंने संपादन किया। अन्य पत्रों में भी अवध पंच, नया जमाना आदि का भी संपादन इन्होंने किया था। उसके बाद गुप्त जी 1883 में हिंदी बंगवासी के सहायक संपादक होकर कलकत्ता गए और 6 वर्षों तक रहे। पुनः ये कब आए? देखो, 1893 में गए और पुनः ये 1899 में भारत वापस आए कलकत्ता से। फिर इन्होंने भारत मित्र का संपादक किया। इन्होंने कहाँ से? कलकत्ता से। उसके बाद माल मुकुंद गुप्त की मृत्यु पात्र 42 वर्ष की उम्र में 18 सितंबर 1907 ईस्वी को हो गई थी। कब हुई थी? 18 सितंबर 1907। गुप्त जी तो जो थे ये पुनर्जागरण काल और भारतेंदु युग और पूर्व स्वच्छंदतावादी काल द्विवेदी युग के संधि काल में आते हैं। वैसे इनका अधिकांश साहित्य लेखन भारतेंदु युग में ही हुआ है। अगला पॉइंट है इनके बारे में कि बाल मुकुंद गुप्त के निबंध जो हैं वो हैं आत्मापरक हैं, विचारात्मक हैं, व्यंग्यात्मक हैं, साहित्यिक हैं और सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, सांस्कृतिक आदि विषयों पर इनके निबंध हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गुप्त जी की हिंदी लेखन के बारे में एक साक्षात्कार यानी कहा, क्या कहा? अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। वो कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। ये बात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। फिर इसके बाद
इनकी कुछ रचनाएं हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं कौन कौन सी हैं? शिव शंभू के चिट्ठे, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी, हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, चिट्ठे और खत, स्फुट कविता, बाल मुकुंद गुप्त, निबंध बलि, सन्निपात चिकित्सा। और इनकी कुछ अनुदित रचनाएं हैं, जैसे मंडेल भागिनी, ये बांग्ला उपन्यास था, उसका अनुवाद है। ये रत्नावली जो है हर्षकृत नाटिका का अनुवाद है। और इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? संपादन रहे अखबारे चुनार के कोहिनूर, जो उर्दू का अखबार था, भारत प्रताप, ये भी उर्दू का था, और भारत मित्र, बंगवासी, इन्होंने इन पत्रिकाओं का संपादन किया था। अब आते हैं इनका शिव शंभू नाम के चिट्ठे। निबंध जो है हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, उस पर कुछ महत्वपूर्ण उसके बिंदु हैं, वो देख लेते हैं, हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो पॉइंट है कि बाल मुकुंद गुप्त की हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि का कारण उनका निबंध था। कौन सा? शिव शंभू के चिट्ठे को कहा जाता है कि इनका जो हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि हुई किस कारण से हुई? तो शिव शंभू के चिट्ठे निबंध से। अगला पॉइंट है कि राजकमल प्रकाशन द्वारा सन 1888 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित इस पुस्तक के प्रकाशी में सूचना दी गई कि ये सभी चिट्ठे और खत सन 1903 से लेकर 1907 के दौरान भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे, जिसका संपादन किसने किया था? स्वयं बाल मुकुंद गुप्त कर रहे थे। पॉइंट दूसरा है कि राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित संग्रह के प्रकाशियों में यह भी सूचना दी गई थी कि इसमें 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे गए थे, जो 2 लॉर्ड मिंटो तथा भारत सचिव मिस्टर माली के नाम भी थे, मार्ली के नाम थे। एक जो खत था वो किसके नाम था? 8 चिट्ठे, 8 जो पत्र थे वो लिखे गए थे। एक सर सैयद अहमद खां के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा गया था, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। एक अन्य खत पंजाबी नामक पत्र के मालिक लाला यशवंत राय और संपादक मिस्टर एथावले को लिखा गया था। उसके बाद निबंध में शिव शंभू शर्मा एक कल्पित पात्र हैं, जिसके नाम से लॉर्ड कर्जन के अहंकार पर उग्र, व्यंग्यपूर्ण और सांकेतिक प्रहार करते हुए 8 पत्र लिखे थे। अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या है कि निबंध में लिखे गए 8 पत्रों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत। देखो ये क्रम से पूछा गया एग्जाम में। बायसराय के कर्तव्य 8 हैं, ज्यादा नहीं है, तो याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुरासा, विदाई, संभाषण और बंग विच्छेद। कौन कौन से हैं? बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, बायसराय के कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुरासा, विदाई, संभाषण और बंग विच्छेद। उसके बाद अगला पॉइंट है कि शिव शंभू के चिट्ठे निबंध की तुलना जो है पंचतंत्र से की जा सकती है। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। दोनों की जो शैली है वो क्या है? एक ही है, तो उसकी तुलना जो है पंचतंत्र से, या पंचतंत्र की तुलना शिव शंभू के चिट्ठे से कर सकते हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा खुद उनके एक प्रधान पात्र हैं, जो इस चिट्ठे में शिव शंभू शर्मा प्रधान पात्र के रूप अगला पॉइंट है
कि बाल मुकुंद गुप्त के मित्र कौन थे? ज्योतिन्द्र नाथ बनर्जी। उपरोक्त खतों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित करवाया था, जो काफी बिका था। किसने करवाया था? ज्योतिन्द्र नाथ बनर्जी ने, जो इनके मित्र थे। अगला पॉइंट है कि शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में व्यंग्यात्मक शैली के द्वारा लॉर्ड कर्जन की नीतियों की आलोचना की गई थी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे। कौन? लॉर्ड कर्जन। इतनी लंबी अवधि में भारतीय जनता के हित के लिए उनसे कोई कार्य नहीं किया, केवल सत्ता सुख भोगने, अमीरों को प्रसन्न करने तथा कछुचेक आडंबर युक्त कार्यों के करने में ही लिप्त रहा। कौन? कर्जन। अगला पॉइंट है कि गुप्त जी लॉर्ड कर्जन द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल का हाल का निर्माण और दिल्ली दरबार बुलाने की बात, इन दोनों कामों को आडंबर युक्त कार्य कहा था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। अगला पॉइंट है गुप्त जी के द्वारा इस समय ये चिट्ठे लिखे और प्रकाशित किए गए थे, वह कर्जन द्वारा बंग भंग के विरुद्ध चल रहे स्वदेशी आंदोलन का समय था। उसके बाद शिव शंभू के चिट्ठे का पहला निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन का प्रकाशन भारत मित्र के 11 अप्रैल 1903 ईस्वी को हुआ था। पहला चिट्ठा बुलबुलों के बारे में शिव शंभू द्वारा सपने देखने से शुरू होता है। बुलबुलें आज़ादी का प्रतीक हैं, किंतु जल्दी ही वह सपना टूट जाता है। उसके बाद प्रथम निबंध में ही गुप्त जी यह बताते हैं कि लॉर्ड कर्जन अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में गिनाने लायक 2 काम किए, एक विक्टोरिया में मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। अगला पॉइंट है लेखक प्रथम निबंध में लॉर्ड कर्जन से बेहतर लॉर्ड रिपन को बताते हुए कहते हैं कि पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। अगला पॉइंट है कि प्रथम पत्र में बुलबुल पकड़ने वालों में सराय के भटियारे की चर्चा हुई, जिससे बच्चे 2-3 पैसे में बुलबुल खरीदते थे। दूसरा पत्र जो है श्रीमान का स्वागत है, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 26 नवंबर 1904 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद दूसरे चिट्ठे में लॉर्ड कर्जन फिर से मंगलवार के दिन 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। अगला पॉइंट कि निबंध की शुरुआत में गुप्त जी भारतवासी और कर्जन की सोच का खुलासा करते हुए इस समय भारतवासी यह सोच रहे कि आप क्यों आते हैं, और आप यहाँ आते भी हैं तो कि आप क्यों आते हैं। यदि भारतवासियों का बस चलता तो आपको ना आने देते, आपका बस चलता तो और भी कई सप्ताह पहले आ विराजते। उसके बाद दूसरे चिट्ठे में लेखक लॉर्ड कर्जन के पुराने कार्यों का जिक्र तो करते ही हैं, साथ ही उसके जुल्म को भी जिक्र करते हैं तथा पूर्वक सहने वाले भारतीय पर भी व्यंग करते हैं कि तुम लोग सहते क्यों हो इतना जुर्म। अगला पॉइंट है इस चिट्ठे में कर्जन द्वारा विद्या में फेर बदल करने पर भी व्यंग करते हुए लेखक कहते हैं, विद्या ने आपको धनी किया है, इससे आप विद्या को ही धनी किया चाहते हैं, विद्या को धनी करना चाहते हैं, इसी से कंगालों से छीनकर आप धनियों को विद्या देना चाहते हैं। यानी
आप गरीब से शिक्षा छीन कर और उसे शिक्षा देना चाहते हैं जो एक अमीर है, आपकी जेब में पैसा डालता है। अब तक गरीब पढ़ते थे, इससे धनियों की निंदा होती थी कि वह पढ़ते नहीं। अब गरीब ना पढ़ सकेंगे, इससे धनी भी पढ़े ना पढ़े उनकी निंदा ना होगी। इस तरह लॉर्ड कर्जन की कृपा उन्हें बेपढ़े भी शिक्षित कर देगी। उसके बाद लेखक जो है अंग्रेजी शासन के एक रूप की चर्चा इस चिट्ठा में करते हुए कहते हैं, कबूल है, कश्मीर है, काबुल में रेल चल सकती है, कश्मीर में अंग्रेजी बस्ती बस सकती है, चाय के प्रचार की भांति मोटर गाड़ी के प्रचार की इस दशा में बहुत जरूरत है। ये जो है सारी बातें किसमें है? शिव शंभू के चिट्ठे में। लेखक दूसरा चिट्ठा के अंत में लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं क्या कि कर्जन के शासन में कुछ करना ना पड़ेगा, आनंद ही आनंद है और इसके लिए नजीर का एक शेर नजर करते हैं। कुंडी के नकारे पे खुदके का लांगा डांका, नित भांग पिए के प्यारे, दिन रात बाजा डांका। उसके बाद तीसरे चिट्ठे के रूप में बायसराय का कर्तव्य है। तीसरे चिट्ठे का क्या नाम है? बायसराय का कर्तव्य, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 17 सितंबर 1904 ईस्वी को हुआ। अगला पॉइंट है, तीसरे चिट्ठे की प्रथम पंक्ति ही लॉर्ड कर्जन के ऊपर करारा व्यंग की झलक मिलती है। माई माई लॉर्ड अपने इस देश में फिर पदार्पण किया और इससे यह भूमि जो है वो क्या हो गई? कृतार्थ हो गई। लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन में विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील 3 गुणों के सिवा चौथा गुण राजशक्ति का था। किसके अंदर था? लॉर्ड कर्जन के। अगला पॉइंट है कि लेखक व्यंग्यात्मक लहजा में कर्जन को मंगल कामना करते हुए कहते हैं, भगवान आपका भला करे और इस पतित देश के मंगल की इच्छा आपके हृदय में उत्पन्न करें। उसके बाद इस चिट्ठे में साधारण जनता का जीवंत चित्र खींचा गया और इसका प्रतिनिधित्व करने वाला गरीब ब्राह्मण शिव शंभू शर्मा हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा किसी सभा में भारतीयों को मक्कार कहे जाने पर लेखक नैतिकता और स्वाधीनता के पक्ष में कहते हैं, यह देश भी यदि विलायत की भांति स्वाधीन होता है और यहाँ के लोग ही राजा होते हैं, तब यदि अपने देश के लोगों को यहाँ के लोगों से अधिक सच्चा साबित कर सकते तो आपकी अवश्य कुछ बहादुरी होती। उसके बाद लेखक कर्जन से पूछते हैं, आपने कभी यहाँ की दीन भूखी प्रजा की दशा का विचार किया? आप राजा हैं, राज प्रतिनिधि हैं, पर प्रजा की कभी रसोई नहीं की। चौथा चिट्ठा जो है उसका नाम क्या है? पीछे मत फेंकिए, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 17 दिसंबर 1904 को हुआ था। इस चौथे चिट्ठे में लेखक बताते हैं कि जुलाई सन 1805 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर कलकत्ता आए थे और चौथे चिट्ठे में यह भी बताया है कि 19वीं सदी के शुरुआत में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत अच्छी नहीं थी, सरकार पर चिंताओं की भरमार थी। उसके बाद
इस चिट्ठे में लेखक ने हिंदुस्तानियों की विशेषता बताते हुए कहा है कि श्रम में बुद्धि, विद्या में, काम में, वक्रता में, सहिष्णुता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी जाति के आदमियों के पीछे रहने वाले नहीं हैं। उसके बाद चौथे चिट्ठे में करजन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, या बहुत वायसराय आए और आज उनका कोई नामो निशान तक नहीं है। कुछ ऐसा करें जिससे 30 करोड़ प्रजा को आप अपना अनुरक्त बना सकें और इस देश के इतिहास के अच्छे वायसराय में अपना नाम जोड़ सकें। फिर 5वां चिट्ठा आता है, यानी 5वां चिट्ठा कौन सा है? आशा का अंत। इसका प्रकाशन भारत मित्र में 25 फरवरी 1905 को हुआ था। गुप्त जी ने इस 5वें चिट्ठे में आशा की महानता का वर्णन किया और साथ ही वायसराय लॉर्ड कर्जन से भी आशा की उम्मीद लगाए हुए हैं। गुप्त लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, इस देश की 2 चीजों में अजब तस्वीर है, यहाँ के जलवायु की और दूसरे यहाँ के नमक की, जो उसी जलवायु से उत्पन्न होती है। ये सभी जो पॉइंट हैं महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है। इस चिट्ठे में एक फारसी यानी फारस के कवि का भी जिक्र होता है, जो कहता है कि हिंदुस्तान में एक हरी पत्ती तक बेनमक नहीं है, मानो यह देश नमक से सींचा गया है। कर्जन ने कहा कि कभी भी आप इस देश के गरीबों पर ध्यान नहीं दिया है, यहाँ के दीनहीन भूखी प्रजा की ओर आपका ध्यान ही नहीं गया। आपने उसे गालियां दी हैं और पराधीन रखा है। उसके बाद आता है छठा चिट्ठा। छठे चिट्ठे का नाम है छठे चिट्ठे का नाम क्या है? एक दुरासा। क्या है? एक दुरासा, जो शीर्षक नाम से पत्र लिखा गया है, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 18 मार्च 1905 को हुआ था। इस चिट्ठे की शुरुआत इस पंक्ति से होती है कि नारंगी के रस में जाफरानी बस्ती बूटी छानकर शिव शंभू शर्मा खटिया पर बैठे मौजों का आनंद ले रहे थे। शिव शंभू शर्मा, जिन्हें कन रसिया कहा गया है, खटिया पर बैठे बैठे यह मधुर गीत सुनता है, चलो चलो आज खेले होली कन्हैया घर। उसके बाद इसमें है होली के पर्व का भी जिक्र है। पूछा जा सकता है किस त्योहार का जिक्र है, तो वो है होली के त्योहार का जिक्र। अगला पॉइंट है, लॉर्ड कर्जन के 6 साल के कार्यकाल के बारे में बताते हैं कि माय लॉर्ड के शासन के 6 साल हाल बेल के स्मारक में लाठ बनवाने, ब्लैक हॉल का पता लगवाने, अख्तर लोनी की 8 लाठ की मैदान से उठवाकर वहां विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाने और गवर्नमेंट हाउस के आसपास अच्छी रोशनी, अच्छे फुटपाथ और अच्छी सड़कों का प्रबंध कराने में बीत गया। दूसरा दौर भी वैसे ही काम में बीत रहा है। उसके बाद आता है ये 7वां चिट्ठा। 7वां चिट्ठा कौन सा है? विदाई संभाषण, जिसका प्रकाशन भारत मित्र के 2 सितंबर 1905 को हुआ था। 7वां चिट्ठा लॉर्ड कर्जन की विदाई के समय लिखा गया था। चिट्ठा में मार्मिकता और सहानुभूति के साथ काम की जगह दिखावट की प्रवृत्ति का मजाक उड़ाया गया था। क्या है देखते हैं। लॉर्ड कर्जन से कहते हैं गुप्त जी कि जब आप दूसरी बार वायसराय बनकर मुंबई उतरे थे, तो आपने इरादा जाहिर किया था कि यहाँ से जाते समय भारत को ऐसा बनाकर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले
बड़े लाटों के वर्षों तक कुछ करना ना पड़ेगा। वहाँ कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं किया, बल्कि इस देश में बेचैनी, अशांति, गरीबी, लाचारी, इन सबको ला दिया तुमने। गुप्त जी कहते हैं कि इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। गुप्त जी कहते हैं कि माई लॉर्ड, भारतवर्ष में आपका दसरा ईश्वर और महाराजा एडवर्ड के बाद आप ही का था, किंतु काउंसिल में बेकानूनी कानून पास कर कन्वेंशन में वक्तृता देते समय आपने स्वयं अपना दिवाला निकाल दिया। यहाँ पे इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद कर्जन के लिखे 8वें और अंतिम चिट्ठे के कौन सा है? बंग विच्छेद, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। गुप्त जी के अनुसार लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और कर्जन के लिए अंतिम हर्ष के रूप में है। गुप्त जी ने इस चिट्ठी में लिखा है कि बंग का विच्छेद नहीं बरच और युक्त तो हो गया, बंगाल के टुकड़े नहीं हुए, बरंच भारत के अन्याय टुकड़े भी बंग देश के में आकर चिमटे जाते हैं। इस अंतिम पत्र तक आते आते बाल मुकुंद गुप्त का महारानी विक्टोरिया के 1858 के घोषणा पत्र के प्रति जो सम्मानजनक नजरिया था वह भी समाप्त हो जाता है और वह कहते हैं कि आप पवित्र घोषणा पत्र समय पड़े की चाल मात्र का था। और गुप्त जी का अंग्रेजी शासकों से बिल्कुल विश्वास ही उठ जाता है। वे कहते हैं भारतवासियों के जो यह बात जम गई कि अंग्रेजों से भक्ति भाव करना वृथा है, प्रार्थना करना वृथा है और उनके आगे रोना गाना वृथा है, दुर्लभ कि वह नहीं सुनते। गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के इस्तीफा देने और मजबूर हो जाने के बाद इस देश में रुक रुक कर प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत तक ठहरना एक ख्याल मात्र बताया। लॉर्ड कर्जन के 8 चिट्ठे के बाद लॉर्ड मिंटो का स्वागत नामक चिट्ठा है, जिसका प्रकाशन भारत मित्र 1923-1905 को हुआ था। उसके बाद अगली चिट्ठी गुप्त जी ने मार्ली साहब के नाम से लिखा है, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 16 फरवरी 1907 ईस्वी को हुआ था। मार्ली साहब को लिखे चिट्ठे की शुरुआत इन शब्दों से होती है, निश्चित विषय बिग बरेसु साधु बरेसु। इस चिट्ठी में गुप्त जी मार्ली साहब की प्रशंसा के बहाने अच्छे शासक के गुण बताते हैं। उसके बाद इस चिट्ठे में गुप्त जी ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक बात अब भारतवासियों के जी में भली भांति पक्की होती जाती है कि उनका भला ना कंसर्वेटिव कर सकते हैं और ना ही लिबरल। यदि उनका कुछ भला होना है तो उन्हीं के हाथ से होगा। गुप्त जी ने मार्ली साहब को माई लॉर्ड से संबोधित नहीं करते हैं। इस बारे में कहते हैं कि आप उपाधि शून्य हैं, आपको माई लॉर्ड कह के संबोधन करने की जरूरत नहीं है। आप इस देश के माई लॉर्ड हैं। उसके बाद इस पत्र में गुप्त जी ने उत्तम शासन के लिए 2 बातों का कहने का हवाला एक विचारशील पुरुष के सिद्धांतों द्वारा देते हुए कहते हैं कि किसी देश का उत्तम शासन होने के लिए 2 बातों में किसी एक का होना
अति आवश्यक है। या तो शासक साधु बन जाए या साधु जो है वो शासक नियुक्त किया जाए। हकीम हाकिम हकीम हो जाए या हकीम जो है वो हाकिम हो जाए। गुप्त जी इस चिट्ठे के माध्यम से इंग्लैंड के कार्ज बेंडिट और लिबरल दोनों दलों के भारत के दमन में एकजुटता दिखाकर स्वाधीनता की लड़ाई की उन्नत चेतना पाठकों तक पहुंचाते हैं। गुप्त जी ने अगला पत्र का नामांकन किया। कौन सा था? आशीर्वाद, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 30 मार्च 1907 को हुआ था। ये जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। शाइस्ता खां, ये सब इसके कुछ मुख्य कथन हैं, उसे देख लेते हैं। मुख्य कथन है बनाम लॉर्ड कर्जन। वहां देखिए एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। अब खुलासा बात यह है कि एक बार सो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। सो को सो ही समझिए और सो ड्यूटी नहीं है। आपने माई लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा। यह सचमुच कोई करने योग्य काम ही किया है। उसके बाद ये जो है हमारा नाम है कि श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य। जो अटल है वह टल नहीं सकती। इसकी कुछ पंक्तियां हैं पहले पत्र की। जो अटल है वह टल नहीं सकती, जो होनहार है वह होकर रहती है। जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना, उपकार का बदला देना महत् पुरुषों का काम है। ये श्रीमान स्वागत की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। फिर है वायसराय का कर्तव्य। इसमें जो है विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। वायसराय का कर्तव्य जो है उसका पॉइंट है। फिर हमारा पत्र है पीछे मत फेंकिए। क्या है? पीछे मत फेंकिए। इसमें एक पॉइंट है, महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी बोलने में वह हिंदुस्तानी अंग्रेजी की पूरी नकल कर सकते हैं। काठ तालु को अंग्रेजी के सादृश्य बना सकते हैं पर एक भी अंग्रेज ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तानियों को भांति साफ हिंदी बोल सकता है। दूसरा पॉइंट है कि दो बातों में वह हिंदुस्तानी अंग्रेजों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते। एक तो अपने शरीर के काले रंग को अंग्रेजों की भांति गोरा नहीं बना सकते और दूसरे अपने भाग्य को उनके भाग्य में रगड़कर बराबर नहीं कर सकते। उसके बाद है आशा का अंत। उसके बाद जो है आशा का अंत। आशा के अंत में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आशा से बंधा हुआ यह संसार चलता है। रोगी रोग से, कैदी कैद से, ऋणी को ऋण से, कंगाल को दरिद्रता से, इसी प्रकार हर एक कलेशित पुरुष को एक दिन अपने कलेश से मुक्त होने की आशा होती है। उसके बाद है कि किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ता के रोइए जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। गिरा के ठोकर मारना क्या सज्जन और सत्यवादी का काम है। अपने सत्यवादिता प्रकाश करने के लिए दूसरे को मिथ्यावादी कहना ही क्या सत्यवादिता का सबूत है। ये थी हमारे आशा। उसके बाद एक पत्रता एक दुर्दशा। इसमें क्या है कि भारत में ऐसा भी समय था जब प्रजा के लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे और राजा जो है प्रजा मिलकर आनंद मनाते थे। माई लॉर्ड को ड्यूटी का ध्यान दिलाना, सूर्य को दीपक दिखाना है। बमुलाजिमाने सुल्ता के रसानद
ई द्वारा की बेशुक्रे बादशाही नजर मरा गदरा। उसके बाद विदाई संभाषण पत्र में कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति थी। कौन सी है? बिछड़न समय बहुत ही करुणा उत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और कोमल होता है। माई माई लाड, जिस देश के पशुओं को बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ के मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। और है बंग विभाजन। यह पृथ्वी माटी का एक छोटा सा ढेला है जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी से घिरा हुआ है। मार्ली साहब के नाम कि हिंदुस्तानी कांग्रेस की कामनाओं को सुनकर मैं घबराता नहीं, मार्ली के कथन हैं। जो बातें विलायत को प्राप्त हैं वहां भारत को सब नहीं प्राप्त हो सकती, मार्ली साहब के कथन हैं। ये था आज का हमारा शस्त्र, जिसमें हमने बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं भी देखी और निबंध भी। जो हमारे सिलेबस में निबंध था उसके महत्वपूर्ण पॉइंट भी हम लोगों ने देखे। तो आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।